हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था द डेवलपमेंट ऑफ आईकेएस। हमने वो 3 फेजेस देखे थे, एंशियंट, क्लासिकल और मिडेवल देखा था। कौन कौन से देखे थे हमने? एंशियंट, क्लासिकल और मिडेवल। तो ये जो बच्चों सारे फेजेस है ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, जो आज का हमारा फोकस रहेगा, दैट विल बी ऑन द ट्रेडिशंस ऑफ आईकेएस। ट्रेडिशंस ऑफ आईकेएस की हम अगर बात करते हैं, द ट्रेडिशंस ऑफ आईकेएस सिस्टम, आईकेएस ऑफन रेफर्ड टू एज इंडिक और इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस। तो आईकेएस को हम और भी क्या कहते हैं? इंडिक या फिर इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस कहते हैं। encompasses a rich and diverse heritage of intellectual inquiry। इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी का मतलब क्या होता है कि आप नॉलेज गेन कर रहे हैं थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करके जो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी कहते हैं। स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन एंड प्रैक्टिकल नॉलेज जो बहुत साल लगाकर डेवलप हुई है उसी को हम क्या कह रहे हैं? ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम की जब हम बात करते हैं, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। कुछ एस्पेक्ट्स हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 क्या है? एंशिएंट टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स। तो अगर हम ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, वो क्या आता है? एंशिएंट टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं। जब हम एंशिएंट टेक्स्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? वेदास क्लिक होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो वेदास होते हैं वो फाउंडेशन होती है आईकेएस की। सबसे ओल्ड जो टेक्स्ट माना गया है पूरे वर्ल्ड में, वो किसे माना गया? वेदास को माना गया है। तो आइए वेदास को पढ़ते हैं। तो इंडियन टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज वेदास, द ओल्डेस्ट सेक्रेड स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म, कंपोज्ड बिटवीन 1500 टू 500 BC। मैं जब ये पहले भी पढ़ाया था तो मैंने आपको टाइमलाइन याद करने के लिए कहा था, आज भी वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि आपको ये याद रहना चाहिए कि ये वेदा जो है वो कब कंपोज हुई थी और इसमें क्या क्या होता है? हिम्स होती है, रिचुअल्स होते हैं, फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस दैट फॉर्म द फाउंडेशंस ऑफ द इंडियन थॉट। फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो उपनिषद वाला जो पार्ट है दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ वेदास, वो क्या फिलोसफी से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट इज उपनिषद्स। उपनिषद्स क्या है? आप जब वेदास देखोगे तो वेदास बच्चों 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। हर वेद 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट संहिता, दूसरा पार्ट ब्राह्मणास, थर्ड क्या है? आरण्यक, एंड फोर्थ क्या है? उपनिषद्स। तो हम क्या देख रहे हैं? हमने क्या देखा कि जो वेदास है, वेदास 4 पार्ट में डिवाइड होती है, संहिता, ब्राह्मणास, आरण्यक एंड उपनिषद्स। तो अभी हमारा जो फोकस है, अभी हमारा फोकस कौन से पार्ट में? दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वेदास जिसे हम उपनिषद कहते हैं। फिलोसफिकल ट्रीटिसेस दैट एक्सप्लोर द नेचर ऑफ रियलिटी, ब्रह्म, द सेल्फ, आत्मन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द कॉस्मोस। तो उपनिषद की जब हम बात करते हैं तो ये किस चीज़ की इंक्वायरी करता है? द नेचर ऑफ द रियलिटी के बारे में बोलता है कि ब्रह्म के बारे में जिक्र करता है। ब्रह्मन मतलब क्या? अल्टीमेट रियलिटी। आत्मा की बात करता है मतलब क्या? सेल्फ, सोल। और रिलेशनशिप बात करता है किसकी किसकी? इंडिविजुअल और यूनिवर्स की, कॉस्मोस की। दे आर कंसिडर्ड द कल्मिनेशन ऑफ द वैदिक थॉट। तो हमने क्या देखा कि जो वेदास का लास्ट पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू उपनिषद्स। और उपनिषद से क्या आया? वेदांत आया। वेदांत क्या कहता है कि जो आत्मा और परमात्मा है दोनों सेम है। तो उपनिषद किसकी बात करता है? आत्मन की बात करता है, ब्रह्मन की बात करता है। और क्या इंक्वायरी किसकी होती है? नेचर ऑफ रियलिटी की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसी का फर्स्ट एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एपिक्स की बात करते हैं। जब भी हम बच्चों एपिक्स की बात करते हैं तो एपिक्स या पुराणास अगर हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आती है? रामायण एंड महाभारत।
तो ये दो एपिक्स जिसे नहीं पता है प्लीज़ नोट डाउन कर लो। ये दो एपिक्स हमारे पास है, कौन है, रामायण एंड महाभारत आर एपिक नरेटिव्स दैट ब्लेंड माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो पुरानी स्टोरीज होती है उसमें जो लोगों का बिलीफ होता है उसी क्या कहते हैं, माइथोलॉजी। मतलब द लॉजी का मतलब स्टडी, मिथ का माइथो, तो माइथो का मतलब क्या, मिथ, तो स्टडी ऑफ द मिथ इज नोन एज माइथोलॉजी। हिस्ट्री एंड एथिकल टीचिंग्स, तो रामायण एंड महाभारत क्या बताते हैं, ये किस चीज़ की ब्लेंडिंग है, माइथोलॉजी की है, हिस्ट्री बताता है और एथिकल टीचिंग्स या मॉरल टीचिंग्स हमें बताता है। दे कंटेन प्रोफाउंड फिलोसफिकल डायलॉग्स सच एज भगवद गीता एंड मॉरल डायलेमास। तो हम देखते हैं कि भगवद गीता जो है वो हमने पढ़ा है कहाँ से है, कौन से एपिक से लिया गया, महाभारत से लिया गया। ये किन दोनों के बीच में कहा जाता है, कॉन्वर्सेशन की बात करी जा रही है, डायलॉग किन दोनों के बीच में होता है, अर्जुना एंड लॉर्ड कृष्ण के बीच में। आई होप आपको चीज़ें याद आ रही होंगी, कुछ कुछ चीज़ें जो लास्ट क्लासेस में हो चुकी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एंशिएंट टेक्स्ट में हमने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट हमने वेदास देखे, फिर हमने उपनिषद देखा और एपिक्स देखा। अब हम सेकंड पॉइंट में चलते हैं जिसे हम दर्शनास कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, दर्शनास। फिलॉसफी को ही हम दर्शनास कहते हैं, ठीक है। ये कुछ नया वर्ड नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं, दर्शनास कहते हैं। तो जब हम दर्शनास की बात कर रहे थे, फिलोसफिकल थॉट्स की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि जो इंडियन फिलोसफी है वो दो पार्ट में डिवाइड थी, एक था ऑर्थोडॉक्स और एक था हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या था कि जो वेदास की अथॉरिटी पे बिलीव करते थे और उसे ही एक सबसे ऊपर वाली अथॉरिटी मानी जाती थी, और जो हेट्रोडॉक्स की बात करते थे वो क्या कहता था कि वेदास की अथॉरिटी को वो नहीं मानते थे। उसके बाद हमने सब डिवीज़न देखा था कि ऑर्थोडॉक्स के अंदर भी सब डिवीज़न थे और हेट्रोडॉक्स के अंदर भी कुछ सब डिवीजन्स थे। ऑर्थोडॉक्स के अंदर जो सब डिवीजन्स थे वो 6 थे, जिसे शत दर्शनास भी कहा जाता है, ठीक है। और हेट्रोडॉक्स के अंदर अगर देखते हैं तो हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका एंड चारवाक, ठीक है। और बाकी जो 6 है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, शत दर्शनास बोलते हैं। अभी मैंने आपको बोला ना कि जो हमने ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में पढ़े थे वो 6 पार्ट में जो डिवाइड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, शद, 6 शद दर्शनास। इंक्लूड्स क्या, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योगा, मीमांसा एंड वेदांत। तो जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय किससे रिलेटेड है, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। वैशेषिका की अगर हम बात करते हैं एटमिज्म की बात होती है। सांख्य की अगर हम बात करते हैं ये डुअलिज्म की बात करता है, जहाँ पे पुरुष एंड प्रकृति कहा जाता है कि यूनिवर्स 2 भागों में डिवाइडेड है। योग की जब हम बात करते हैं तो हमने क्या देखा, आसनास देखे, प्राणायाम्स देखे, फिर ध्याना देखा, दैट इज मेडिटेशन। मीमांसा की जब हम बात करते हैं तो मीमांसा का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डीप में समझना। तो मीमांसा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक है पूर्व मीमांसा एंड एक है उत्तर मीमांसा, ठीक है। उत्तर मीमांसा को ही हम क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं, और एक होता है पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा किससे रिलेटेड है, मैंने आपको वेदास के 4 पार्ट अभी दिखाए थे। 4 पार्ट में से एक पार्ट किसका है, पूर्व मीमांसा का है, जो रिचुअल पार्ट से रिलेटेड है। रिचुअल पार्ट ऑफ वेदा से जो रिलेटेड है दैट इज पूर्व मीमांसा। और जो वेदांत होता है, वेदांत को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो वेद और अंत मतलब क्या, वेदास का एंड पार्ट, मतलब दिस इज रिलेटेड टू उपनिषद्स। ईच स्कूल ऑफर्स डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाते हैं, ढूंढे जाते हैं कि ये यूनिवर्स किसने बनाया, क्या मौत के बाद भी कुछ आगे है, इस तरह के जो सवाल होते हैं वो कहाँ आते हैं, मेटाफिजिक्स की बात करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी की जब हम बात करते हैं दैट इज़ द थियोरी ऑफ नॉलेज, एथिक्स एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो हम देखते हैं कि ये जो सारे स्कूल्स हैं ये सबके मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है। अगर हम मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करें तो सब स्कूल्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है अपने। फिर पार्ट बी जो है दैट इज हेट्रोडॉक्स स्कूल्स। हेट्रोडॉक्स स्कूल्स को ही हम क्या कहते हैं, नास्तिक दर्शनास। तो फिर हम ऑर्थोडॉक्स का दूसरा नाम क्या है, आस्तिक दर्शनास, ठीक है। शत दर्शनास भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, आस्तिक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे आस्तिक और इसे नास्तिक। नास्तिक मतलब ये वेदास को अथॉरिटी नहीं मानते। क्या क्या इंक्लूड होता है, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, चारवक जो है वो मटीरियलिज्म से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। These schools challenge Vedic authority and offer alternative philosophical framework। यही मैंने आपको बोला ना कि ये वेदा की अथॉरिटी को नहीं मानता है, ठीक है।
और जैनिज्म और बुद्धिज़्म की हमने बात की थी कि इनके जो फाउंडर्स हैं लॉर्ड बुद्धा एंड महावीरा, ठीक है। ये आपको नाम याद होने चाहिए कि कौन सी फिलोसफिकल थॉट किसने दिया है। ये ऊपर के 6 और नीचे के जो हमने 3 देखे हैं, ये सबके आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं तो हमने दर्शनास के अंदर 2 देखे। एक हमने क्या देखा, ऑर्थोडॉक्स स्कूल, और दूसरा देखा हमने हेटेरोडॉक्स। अब हम पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, दैट इज कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। जब हम कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स की बात करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशंस ऑफ आईकेएस, तो सबसे पहला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है? ड्यूटी, यही बोल सकते हैं धर्म, कि एक बेटी होने के नाते मेरा क्या धर्म है करना, यही बोलते हैं ना, एक बेटे होने के नाते तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हें ये करना चाहिए। तो धर्म क्या है? एक काइंड ऑफ ड्यूटी है। क्या ये रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है? नहीं, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, ये रिलीजन नहीं है। धर्म की अगर हम बात करें तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद द रिलीजन। रिलीजन इज़ वेरी डिफरेंट एंड धर्म इज़ वेरी डिफरेंट पार्ट, ठीक है। तो धर्म जब भी वर्ड धर्म आता है तो धर्म का मतलब ड्यूटी होती है। द एथिकल एंड मॉरल ऑर्डर दैट अपहोल्ड्स द यूनिवर्स, तो वो एथिकल और मॉरल ऑर्डर जो यूनिवर्स को अपहोल्ड करके रखता है, इट एनकम्पासेस व्हाट? ड्यूटी, राइचियसनेस, जस्टिस। ये किसकी बात बताता है? ड्यूटी, राइचियसनेस, जस्टिस कहता है। और ये जो ह्यूमन कंडक्ट होते हैं, सोशल कंडक्ट की ये बात करता है, ये उसको गाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर बात करते हैं, वी हैव कर्मा। आपने बहुत बार सुना होगा कर्मा थ्योरी के बारे में, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। मतलब जो आज आप करोगे, आपके जो एक्शंस आज होंगे, कल आपको कभी ना कभी ज़िंदगी में उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करना पड़ेगा। उसी को क्या कहते हैं? हम कार्मिक थ्योरी कहते हैं, ठीक है। द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, क्या? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट गवर्निंग एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस अक्रॉस लाइफ टाइम्स। तो पूरे लाइफ टाइम में जो एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वही क्या है? लॉ है कर्मा का। इट एम्फसाइजेस क्या? हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये इसके बारे में कहता है। और हमारी जो मॉरल अकाउंटेबिलिटी है, मॉरली हम क्या अकाउंटेबल है, उसके बारे में बताता है। फिर पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है? जो हमारा जो साइकिल चलता है ना, बर्थ एंड रीबर्थ का, इसको ख़त्म करना, इसी को कहते हैं लिबरेशन, ठीक है। लिबरेशन और स्पिरिचुअल लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, संसारा। इसका वर्ड क्या है? संसारा। इट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन मेनी इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन। जब हम फिलोसफिकल ट्रेडिशंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमने फिलोसफिकल थॉट भी पढ़े थे, तब भी हमने देखा था कि हम बहुत बार ये यूज़ कर रहे थे कि लिबरेशन के लिए हमें ट्रू नॉलेज की ज़रूरत होती है, मोक्ष हमें इस तरह प्राप्त हो सकता है। तो व्हाट इज़ मोक्ष? मोक्ष का मतलब क्या है? ये जो हमारा साइकिल है बर्थ एंड रीबर्थ वाला, उससे कहीं परे जाना, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो मोक्ष की बातें हमारी इंडियन फिलॉसफी भी करती है। सो हमने देखा कि कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास 3 चीज़ें थी, धर्म था, कर्म था एंड मोक्ष था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम पॉइंट नंबर 4 पे जाते हैं, दैट इज साइंस एंड मैथमेटिक्स। आपको मैंने बताया था ना कि साइंस, मैथमेटिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गई, ये हमेशा आपको पढ़ने को मिलेगा और सेम चीज़ ही पढ़ने को मिलेगी आपको। तो पॉइंट नंबर 4 में सबसे पहला पॉइंट जो हम देखते हैं दैट इज़ व्हाट? एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। हमने देखा ना, बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे एंशिएंट एस्ट्रोलॉजर्स ने और फिर एस्ट्रोनॉमी में या फिर मैथमेटिक्स में हम देखें कि बहुत सारे इंडियन एंशिएंट एस्ट्रोलॉजर्स और एस्ट्रोलॉजर्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं, जैसे कि ज़ीरो, डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। फिर आता है पॉइंट नंबर बी, दैट इज़ मेडिसिन। जब भी हम मेडिसिन की बात करते हैं, वी हैव आयुर्वेद। जब आयुर्वेद की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास क्या, वो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देते हैं। आयुर्वेद का मतलब क्या होता है कि पर्सनलाइज आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। दैट मीन्स वो दोषास देखते हैं आपके अंदर क्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी देख के आपको क्या देते हैं? वो मेडिसिन देते हैं।
वो किस तरह की मेडिसिन होती है, हर्बल मेडिसिन देते, तो पर्सनलाइज ट्रीट करते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से, और फिर आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको क्या, आप देखते हो कि आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है आपके दोषास के हिसाब से, फिर आपको हर्बल ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब हर्बल मेडिसिन दी जाती है, ओवरऑल आपकी बॉडी को ट्रीट किया जाता है, आपको डाइटरी प्लान्स दिए जाते हैं, वही सारी चीज़ें हम क्या देखते हैं, आयुर्वेदा में देखते हैं. सो आयुर्वेदा, द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एम्फोसाइजेस होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग. होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग कैसे, डाइट से हर्बल मेडिसिन प्रोवाइड करता है. ये योगा और मेडिटेशन की बात करता है. तो क्या हमारे बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है क्या ये, नहीं. वो क्या करता है, हमें देखता है, हमारे पर्सनलाइज्ड हमें ट्रीटमेंट देता है, वो कहता है कि आप डाइट फॉलो करो, हर्बल रेमेडीज़ आपको दी जाती है, योगा और मेडिटेशन के लिए कहा जाता है, ताकि आप ओवरऑल आपकी वेलबींग हो सके. फिर आता है पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ योगा एंड मेडिटेशन. जब हम योगा एंड मेडिटेशन की बात करते हैं, सो पहला नंबर क्या हमारे पास, योग, अ सिस्टम ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. जब हम योगा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी, माइंड और स्पिरिट का इंटीग्रेशन होना. सिस्टम ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एम्ड एट अचीविंग क्या, सेल्फ रियलाइजेशन एंड यूनियन विद द डिवाइन. मतलब जब आप ध्यान लगाते हो, मेडिटेट करते हो, तो आप देखते हो ना कि एक डिवाइन के साथ आप क्या हो रहे हो, जुड़ रहे हो. इट इंक्लूड्स वेरियस पाथ्स सच एज कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग योग एंड ज्ञान योग. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगास है बच्चों, दैट इज कर्म योग, ठीक है, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग. देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योग. फिर आती है पॉइंट नंबर बी, दैट इज मेडिटेशन की बात. जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो प्रैक्टिसेस लाइक विपासना, दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज़. मेडिटेशन की जब हम बात करेंगे तो विपासना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आपको याद होना चाहिए. माइंडफुलनेस एंड कंटेम्पलेटिव मेडिटेशन आर इंटीग्रल टू इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन फॉर कल्टिवेटिंग इनर पीस, इनसाइट्स एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. तो मेडिटेशन की जब हम बात करते हैं तो मेडिटेशन का मतलब क्या है, ध्यान, ठीक है. जो हम योगा पढ़ रहे थे उसका जो लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था दैट वाज ध्यान. ध्यान क्या होता है, मेडिटेशन ही तो होता है. तो मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं, विपासना की हम बात कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें हम मेडिटेट वगैरह करते क्यों हैं, ताकि हमें इनर पीस मिले, ठीक है, और स्पिरिचुअली हम ग्रो कर पाए. ये था बच्चों योगा एंड मेडिटेशन के अंदर. तो योगा एंड मेडिटेशन के अंदर वी हैड 2 पॉइंट्स, वन वाज योगा एंड द अनदर वन वाज मेडिटेशन. योगा में हमने देख लिया कि डिफरेंट जो माइंड है, बॉडी है, सोल है, ये स्पिरिट है, ये सब का इंटीग्रेशन हमने देखा कि आसनास होते हैं, प्राणायाम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएगी, योगा आ जाएगा. और मेडिटेशन की जब हम बात करते हैं दैट इज़ विपासना. फिर नेक्स्ट पॉइंट जब हम बात करेंगे सो पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं. पॉइंट नंबर 6 में क्या है, गुरु शिष्य परंपरा, मतलब टीचर डिसाइपल ट्रेडिशन. गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा का मतलब क्या है, आपने गुरुकुल सिस्टम देखा होगा जहाँ पर शिष्य जो होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, गुरु के घर जाके विद्या लेते थे. तो ये क्या था, एक गुरु शिष्य परंपरा ही होती थी. तो इसमें जो एजुकेशन दी जाती थी, जो नॉलेज दी जाती थी, वो ओरली ट्रांसमिट की जाती थी. तो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, द नॉलेज वॉज ट्रेडिशनली पास डाउन थ्रू ओरल टीचिंग्स एंड पर्सनल मेंटरशिप इन गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप. तो हम क्या देखते हैं कि जो नॉलेज है वो किस तरह पास की जा रही है, ओरली ट्रांसमिट की जा रही है. गुरु जो है ओरली नॉलेज दे रहे हैं, मतलब वैदिक लिटरेचर हो गया, मतलब स्क्रिप्चर्स, टेक्स्ट वगैरह जो थे उनके बारे में उनको बताया जा रहा है. और वो शिष्य जो होते थे वो उसे चैंटिंग करते थे और रिसाइट करते थे ताकि उनको याद रहे और डीपर लर्निंग हो सके, ठीक है. तो नॉलेज वॉज ट्रेडिशनली पास डाउन थ्रू द ओरल टीचिंग्स एंड पर्सनल मेंटरशिप दी जाती थी, ठीक है, फोस्टरिंग डीप स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल लर्निंग. तो क्या सिर्फ एकेडमिक्स की पढ़ाई होती थी वहाँ, नहीं, वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते थे. एकेडमिक्स तो करवाते ही थे बट साथ में वो योगा प्रैक्टिस, मतलब फिजिकल फिटनेस की भी वो काम करवाते थे. फिर डीप लर्निंग होती थी, स्पिरिचुअल लर्निंग की भी बातें वो करते थे, ठीक है. पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सिंथेसिस. तो नंबर 1 इसका क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी.
यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो कल्चर है आप देखते हो कि कितना डाइवर्स है, हमारे यहाँ कितने डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट बिलीव्स हैं, डिफरेंट कस्टम्स है, बट फिर भी हम एक यूनाइटेड वे से रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो पुरानी संस्कृति ऐसी है जिन्होंने सिखाया है कि मतलब टॉलरेंस होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, ठीक है, कार्मिक थ्योरी के बारे बताया गया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम क्या हो रहे हैं, हम एक साथ रह पा रहे हैं, हम यूनाइटेड रह पा रहे हैं। Unity in diversity, Indian knowledge system embrace diverse perspectives, beliefs and practices। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम किसके बारे में बात करता है? डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, हमारे डिफरेंट बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हैं। दे हैव हिस्टोरिकली फोस्टर्ड डायलॉग, सिंथेसिस एंड म्यूचुअल एनरिचमेंट अमंग डिफरेंट फिलोसफिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। तो हमारे यहाँ आप देखोगे कि डिफरेंट फिलोसफिकल थॉट्स है, रिलीजन डिफरेंट है, कल्चर्स है, बट फिर भी हम क्या है, यूनाइटेड है। कुछ तो रीजंस होंगे ना जिसकी वजह से हम यूनाइटेड हो रहे हैं। तो ये सारी जो हमने एंशंट चीज़ें, हमारे एंशंट स्कॉलर्स ने जो सिखाई हुई चीज़ें हैं, इसी वजह से आज हम यूनाइटेड है। मतलब डाइवर्स होके भी हम फिर भी बहुत एक साथ रहते हैं। पॉइंट नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, दैट इज कंटिन्यूटी एंड अडेप्टेशन, लिविंग ट्रेडिशन। Indian knowledge system continue to evolve and adapt to contemporary challenges while retaining their foundational principles and insights into human existence, ethics and spirituality। जब हम बात करते हैं IKS की, तो हमने देखा कि IKS जो है, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है, वो आज की डेट में भी हम यूज़ करते हैं उसे। आज भी जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही है, जो ग्लोबल चैलेंजेस आ रहे हैं, हम उसे और आज की मॉडर्न एजुकेशन को मिलाकर, मतलब एंशियंट नॉलेज को और मॉडर्न नॉलेज को मिलाकर आज की जो कमिंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारा कल्चर है उसे हम इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये ग्रेटर इंसाइट्स किस में देता है? ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रेडिशंस ऑफ IKS। एक कंक्लूजन बचा हुआ, आओ हम कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं, देन विल वाइंड अप द क्लास टुडे। कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं, ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डेप्थ, डाइवर्सिटी एंड होलिस्टिक अप्रोच। तो जब हम ट्रेडिशंस की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो ट्रेडिशंस है बहुत ही डीप है, मतलब आसानी से आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत इतना डेप्थ है इसमें, बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, और क्या, होलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, टू अंडरस्टैंडिंग द कॉस्मोस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो किसकी बात करता है? कॉस्मोस को समझने की बात करता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करता है, और क्या, किस तरह हम स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की तरफ पहुंच पाए उसकी बात करता है। इट एनकम्पासेस फिलोसफिकल इंक्वायरी, साइंटिफिक एडवांसमेंट, एथिकल टीचिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कल्चरल एक्सप्रेशंस। तो हम क्या देखते हैं, जब हम IKS की बात करते हैं, उसके ट्रेडिशंस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें फ़िलॉसफी आती है, साइंटिफिक एडवांसमेंट हम देखते हैं कि किस तरह हमारी साइंस डेवलप हुई है। मैथमेटिक्स की बात करो, एस्ट्रोनॉमी की बात करो, या फिर मेडिकल साइंस की बात करो, वो किस तरह इवॉल्व हुए हैं। फिर हम एथिकल टीचिंग्स के बारे में भी बात करते हैं, जहाँ पर हम धर्म की बात करते हैं, फिर कर्मा की बात करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, योगा एंड कल्चरल एक्सप्रेशन, आर्ट हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, दैट हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस नॉट ओनली इंडियन सोसाइटी। इन्होंने सिर्फ इन्फ्लुएंस इंडिया को ही नहीं किया, बट क्या, पूरे ग्लोबल थॉट को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया और स्पिरिचुअल वे से सबको जोड़ रखा है। आप अगर देखोगे कि आज की डेट में भी वेदांता फिलॉसफी की बात बाहर में चलती है, योगा बाहर में चलता है, इंडिया में तो चलता ही चलता है, बट ये सारी चीज़ें क्या, एक इंटरनेशनल टॉपिक्स है जो आज भी ये चल रही है। तो ये कहाँ से आई है? ये पुरानी तरफ से ही आ रही है ना। सो ट्रेडिशन हमारा इतना रिच है, हम देख रहे हैं कि उस ट्रेडिशंस को यूज़ करके हम आज की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेडिशंस ऑफ IKS। आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर टॉपिक टुडे। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।